हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। कहने का मतलब है कि आज की इस क्लास में हम 10th सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, 10th सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर के हम सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और ये जो चैप्टर आपका भारत में राष्ट्रवाद 10th सामाजिक विज्ञान का चैप्टर है, इस चैप्टर के पूरे चैप्टर को हम एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो छात्र यानी कि इस चैनल से जुड़े हैं वो जल्दी जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी भला हो और वो भी एक अच्छे नंबर ला सकें। तो जल्दी से जल्दी क्या करिए कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और उन लोगों को बताइए कि हम इस चैनल से पढ़ाई करते हैं और उन लोगों के पास मेरी वीडियो को भेजें, ताकि आप लोगों के साथ वो भी एक अच्छे अंक ला सकें। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो छात्र 2023 में बोर्ड परीक्षा देंगे और आज की क्लास उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मत समझना कि जो आज की जो क्लास है ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ज़्यादा लॉन्ग टाइम में हो जाएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करना चाहते हैं। पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि आज की इस क्लास में हम जितने भी सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जो आपका चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, पूरे चैप्टर के हम बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में फिर इसके बाद हम बात करेंगे जो आपका चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर के जितने भी अति लघुत्तरी प्रश्न बनते हैं, महत्वपूर्ण अति लघुत्तरी प्रश्न बनते हैं, उन सारे के सारे अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। फिर आपका जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, इसके जितने भी लघुत्तरी प्रश्न बनते हैं उनका हम आप लोगों को आंसर भी बताएंगे स्टूडेंट्स, है ना, आंसर भी बताएंगे। लघुत्तरी प्रश्नों का आंसर बताएंगे, फिर हम आपसे बात करेंगे विस्तृत उत्तरी प्रश्नों के बारे में, और यहाँ से आपका जो चैप्टर है समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स मेरी बात को समझिए पहले कि जब हम यहाँ पर सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, फिर हम अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, फिर हम लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, फिर हम विस्तृत उत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आप लोग समझ रहे हैं कि इसमें क्या होगा कि आपकी जो क्लास है थोड़ा लॉन्ग टाइम में हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देर करते हुए। चलिए यहाँ पर देखिए मेरा पहला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। मेरा देखिए पहला प्रश्न देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि रॉलेट एक्ट जो था वो क्या था। मेरा देखिए स्टूडेंट्स ये पहला प्रश्न है और इस प्रश्न को आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लघुत्तरी प्रश्नों से। पहले हम लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। पहले हम स्टूडेंट्स लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जितनी भी सारे के सारे महत्वपूर्ण लघुत्तरी प्रश्न होंगे, और फिर हम इसके बाद बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, फिर हम बात करेंगे अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में, फिर हम बात करेंगे विस्तृत उत्तरी प्रश्नों के बारे में। स्टूडेंट्स कई जगहों पर आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न ही सॉल्व कराए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सबसे पहले लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मेरा पहला लघुत्तरी प्रश्न क्या है जो आपसे बोर्ड में मिनिमम 4 अंक का पूछा जाएगा, इतना समझ लीजिए, और महत्वपूर्ण है और बोर्ड में 4 अंक का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रश्न हमसे देखिए क्या कह रहे हैं कि जो रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट क्या था, और हमें पहले यहाँ पर रॉलेट एक्ट की परिभाषा लिखनी है। ये जो प्रश्न आपका थोड़ा लॉन्ग टाइम में हो जाएगा, इतना समझ लीजिए कि रॉलेट एक्ट क्या था और जो उसका जो विरोध है, रॉलेट एक्ट का जो विरोध है वो कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ, और हमें इसका परिणाम भी लिखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि जो रॉलेट एक्ट जो था वो क्या था और उसका जो विरोध है, रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया। पहले हमें यहाँ पर समझाने कि रॉलेट एक्ट के पहले हमको परिभाषा लिखनी है, फिर हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जो रॉलेट एक्ट का जो विरोध है वो कैसे किया गया और उसका क्या परिणाम है। तो उसका क्या परिणाम हुआ तो वो भी हमें यहाँ पर समझाना पड़ेगा। तो ये देखिए आपका प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या, रॉलेट एक्ट डालेंगे। स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी से आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, साथ ही साथ में पढ़ते चलिए और वीडियो को स्टार्ट भी करते रहिए, ठीक है, ताकि अपने आपके जितने भी यार दोस्त हैं, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ पर लोगों को बताएं कि मैं इस चैनल से पढ़ाई करता हूँ, और
वहाँ पर अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनका भी भला हो और वो भी एक अच्छे अंक ला सकें। तो चलिए यहाँ पर देखिए रॉलेट एक्ट के बारे में बात करते हैं। रॉलेट एक्ट क्या है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में कि ये इसका जो कानून है कब पारित किया गया और इसमें किस तरीके से मुकदमे चलाए गए और उसको किस तरीके से जेल में बंद किया गया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो रॉलेट एक्ट है ये क्या है कि इसको 1919 में पारित किया गया। ठीक है, आपको पहले हम समझा देते हैं कि रॉलेट एक्ट जो है इसको 1919 में पारित एक ऐसा कानून था। कैसा कानून था कि इसमें क्या होता कि जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, चलिए देखिए समझ में आ रहा है कि एक ऐसा कानून था, एक ऐसा कानून था जिसमें कि भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। इसमें क्या होता था कि उस पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया है ना। स्टूडेंट्स समझिए मेरी बात को पहले कि रॉलेट एक्ट में 1919 में एक ऐसा पारित कानून था जिसमें क्या होता था कि भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, मतलब कि उस पर मुकदमे चलाए बिना उसको शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसको 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? फिर देखिए यहाँ पर फिर हमसे देखिए क्या पूछा गया कि अब इसका जो विरोध है उसका विरोध कैसे किया गया। तो अब हम इसके विरोध के बारे में बात करेंगे कि जो उसका जो विरोध है विरोध कैसे किया गया। सो सबसे पहले हमने यहाँ पर बात की कि रॉलेट एक्ट क्या है। तो रॉलेट एक्ट की हमने यहाँ पर परिभाषा भी आपको समझा दी है। अब हम इसके विरोध के बारे में बात करेंगे कि इसका जो विरोध है विरोध को कैसे लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हेडिंग डालेंगे विरोध और लिखना स्टार्ट करेंगे विरोध में कि इसका विरोध किस तरह से किया गया। तो चलिए कि यहाँ पर देखिए चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए बस है ना, आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ चलिए देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो विरोध है कि रॉलेट एक्ट का जो विरोध है वो किस तरह से किया गया। और सो फाइनली आप लोग समझ सकते हैं कि हम किस तरीके से लिख रहे हैं और बिल्कुल जैसे हम हेडिंग डाल रहे हैं आप लोगों को उसी तरीके से हेडिंग डालनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे विरोध और उसके विरोध के बारे में बात करेंगे कि भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध किस तरीके से किया गया। तो निम्न प्रकार से किया गया। तो निम्न प्रकार है, उसके कई प्रकार हैं कि भारत में जो रॉलेट एक्ट का जो विरोध किया गया उसके कई प्रकार हैं और उसके हम प्रकारों के बारे में वर्णन करेंगे कि किस तरीके से भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया और उस रॉलेट एक्ट के विरोध के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे जो इसका पहला जो विरोध है। पहला विरोध क्या है कि विभिन्न शहरों में क्या किया गया कि आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया? तो विभिन्न शहरों में, जैसे कि भारत के विभिन्न शहर हैं, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि वहां पर अनेक शहरों में क्या किया गया कि रैली और जुलूसों का आयोजन किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, वहां पर कई प्रकार से रैली और जुलूसों का आयोजन किया गया। फिर साथ में देखिए समझ लेते हैं कि इसका ये देखिए पहला प्रकार हो चुका है। तो क्या किया गया वहां पर? सबसे पहले किया गया कि विभिन्न शहरों में किसका? तो विभिन्न शहरों में रैली और जुलूसों का आयोजन किया गया। फिर देखिए वहां पर कई सारे ऐसे क्या कहते हैं वर्कशॉप्स थे। कई सारे ऐसे वर्कशॉप्स थे, जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए रेलवे वर्कशॉप्स, जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि रेलवे वर्कशॉप्स में क्या किया गया कि उसमें हड़ताल पर चले गए। जितने भी रेलवे वर्कशॉप्स थे वो सब कामगार, जितने भी कामगार थे वो सब कहाँ चले गए? वो सब हड़ताल पर चले गए। ठीक है, ये देखिए इसका दूसरा कारण हुआ। ये दूसरा कारण है, विरोध का दूसरा कारण है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए फिर हमसे बात करेंगे नंबर 3 के बारे में कि कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। जिस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, जिस तरीके से जेल में बंद किया गया लोगों को और उनको बिना मुकदमा चलाए उन पर 2 साल तक उनको जेल में बंद किया गया, तो इस तरीके से उसका विरोध किया गया कि ऐसा क्यों किया गया। तो सबसे पहले देखिए वहां पर कई सारे ऐसे दुकानदार थे जिन्होंने दुकान बंद करके भी
दुकान बंद करके उन्होंने विरोध जताया। फिर देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि जो रेलवे वर्कशॉप्स जो थे उन्होंने कामगार हड़ताल पर चले गए, मतलब उन्होंने काम बंद कर दिया, वो हड़ताल पर चले गए। फिर हमने बात की कि विभिन्न शहरों में क्या किया गया, रैली और जुलूसों का आयोजन किया गया। तो विभिन्न शहरों में रैली और जुलूसों का आयोजन किया गया। फिर देखिए प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न देखिए फिर हमसे देखिए क्या पूछा गया प्रश्न में कि उसका क्या परिणाम निकला, उसका परिणाम कैसा निकला। तो अब हमें उसके परिणाम के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए उसका क्या परिणाम हुआ, तो उसके परिणाम के बारे में बात करते हैं। तो अब चलिए उसके परिणामों को हम थोड़ा समझ लेते हैं, उसके परिणामों को, कि अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ, अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने जिस तरीके से जो राष्ट्रवादी हैं, अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर क्या किया, तो अंग्रेजों ने इसके परिणाम के बारे में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे। ठीक है, ये इसका परिणाम है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ, अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ क्या किया कि मार्शल लॉ लागू कर दिया। और साथ ही साथ में फिर इसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने मार्शल लॉ जब लागू कर ही दिया, तो वहीं पर एक कांड हुआ जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसी के साथ यहाँ पर देखिए 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ। और साथ ही साथ में जो ये आपका प्रश्न है, और ये प्रश्न को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। आप लोग ऐसा करते रहिए कि साथ ही साथ में आप लोग हो सके तो इनका स्क्रीनशॉट भी लेकर चलिए, या फिर मेरे साथ में आप लोग इनका नोट्स बनाकर आप लोग इनको लिखते भी चलिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोगों के लिए हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। सो आप लोगों के लिए मेरा यही वादा है कि आप लोग जितना हो सके हम देखिए कितनी मेहनत से इन प्रश्नों को तैयार करते हैं और आप लोगों के सामने लाते हैं इन प्रश्नों को, और फिर आप लोगों से हम डिस्कस भी करते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना जो प्रश्न नंबर जो मेरा नेक्स्ट है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट को समझिए क्या करे, प्रश्न नंबर नेक्स्ट लिखना भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि स्क्रीन पर आ गया है प्रश्न नंबर आपका सामने। प्रश्न नंबर नेक्स्ट जो है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। और प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे, प्रश्न नंबर जो नेक्स्ट है वो हमसे देखिए क्या कह रहा है कि जो साइमन कमीशन है, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट से, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से क्या हुआ कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी। ठीक है स्टूडेंट्स, जो रिपोर्ट से कांग्रेस जो थी वो क्यों असंतुष्ट थी, हमें उसके बारे में विस्तार से वर्णन करना पड़ेगा। जिस तरीके से और आगे देखिए क्या करे कि जो कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा भी की, उसने एक नई नीति की घोषणा भी कर दी कांग्रेस ने। और साथ ही साथ में उन्होंने, और यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा कि जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, हमें उसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की, तो कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की, हमें उसके बारे में भी यहाँ पर बताना पड़ेगा। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को, और अब हम इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ पर देखिए साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य के शामिल नहीं होने के कारण कांग्रेस इसकी रिपोर्ट से असंतुष्ट थी। कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, चलिए कांग्रेस इसलिए असंतुष्ट थी, जो आपका साइमन कमीशन जो था उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं शामिल था, तो इसलिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस असंतुष्ट थी। आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, किस तरीके से लिखना पड़ेगा कि जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय को सदस्यता नहीं मिली और साइमन कमीशन में एक भी भारतीय को सदस्य में शामिल नहीं किया गया, तो उसी के कारण क्या हुआ कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस इसकी रिपोर्ट से असंतुष्ट थी। कांग्रेस इसी रिपोर्ट से असंतुष्ट थी, जो साइमन कमीशन जो था उसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा। फिर चलिए यहाँ पर और आगे बात कर लेते हैं। जब एक भी भारतीय को जब उसमें असंतुष्ट थी जिस तरीके से, और एक भी भारतीय को जब उसमें शामिल नहीं किया गया, सो देखते हैं अब इसके आगे क्या होगा। तो देखिए जब इस तरीके से कांग्रेस इसकी रिपोर्ट से क्या हो गई,
कांग्रेस इसकी रिपोर्ट से असंतुष्ट हो गई। क्यों असंतुष्ट हो गई? क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। अब देखिए और आगे बात करते हैं कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की नई नीति की घोषणा की। फिर इसके बाद जब साइमन कमीशन में जब भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि एक नई नीति की घोषणा की गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसमें एक नई नीति की घोषणा क्या की गई, उसमें क्या कहा गया, जिस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू आएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि एक औपचारिक रूप से एक पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वो पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से देखिए कि दिसंबर 1929 में क्या होगा कि जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, उसमें अध्यक्षता कौन करेंगे 1929 में, तो जवाहरलाल नेहरू वहां पर देखिए अध्यक्षता कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या होगा यहाँ पर कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसकी मांग की गई, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तो वहां पर देखिए किस तरीके से जो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज की जो मांग है उसको किस रूप से मान लिया गया, तो उसको औपचारिक रूप से मान लिया गया। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस प्रश्न को लिख लिया होगा, तो आप लोग साथ ही साथ में प्रश्न को भी देखते चलिए और ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रश्नों को पहले सही से पढ़ते चलिएगा, है ना, ताकि आप लोगों को और थोड़ा अच्छे से समझ में आए। फिर देखते हैं और आगे बात कर लेते हैं कि औपचारिक रूप से क्या हुआ कि जो पूर्ण स्वराज को औपचारिक रूप से मान लिया गया, और फिर इसके आगे फिर कुछ तय भी किया गया। तो क्या क्या तय किया गया उसके बारे में यहाँ पर भी बात करेंगे कि तथा तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो अब यहाँ पर एक तय किया गया, कुछ यहाँ पर तय भी किया गया। तो क्या तय किया गया कि जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया जाएगा, तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये पूर्ण स्वराज में शामिल कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा कि जो नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया तथा और इसके साथ ही साथ में और यह भी तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब जब स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष करेंगे। ठीक है, उस दिन लोग क्या करेंगे, उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष करेंगे। तो ये आपका जो प्रश्न है, प्रश्न आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लिया होगा। प्रश्न आपका था कि जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी और कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की। तो अब हमने यहाँ पर देखिए कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की। तो अब आपका ये जो प्रश्न है आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ चुका है प्रश्न नंबर नेक्स्ट कि जो पूना पैक्ट है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए और हमें उसकी 2 शर्तें लिखनी है। जो आपका जो पूना पैक्ट है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर किए गए और उस साथ ही साथ में हमें उसकी 2 शर्तों को लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आया होगा। और यह भी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न चल रहे हैं। फिर इसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होंगे, फिर आपकी बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट होंगे, फिर आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होंगे। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। और जिस तरीके से हमने आपका चैप्टर जो था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर को मैंने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। और जिन जिन छात्रों ने उस क्लास को नहीं देखा तो जल्दी से जाए उस क्लास को भी देखें। मैंने उसमें पूरा चैप्टर एक ही क्लास में कंप्लीट कराया है ताकि आप लोग एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर को समझ सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम समझाते हैं कि जो पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए और हमें यहाँ पर उसकी 2 शर्तें भी लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसकी हमें यहाँ पर 2 शर्तें भी लिखनी है। चलिए बात करते हैं कि जो पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हस्ताक्षर हुए। तो पूना पैक्ट पर किन किन लोगों के हस्ताक्षर हुए, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे जो आपके महात्मा गांधी हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो पूना पैक्ट पर इन दोनों के हस्ताक्षर हुए।
फिर यहाँ पर देखिए दो शर्तें भी रखी गई। दो शर्तों के बारे में बात करते हैं। दो शर्तों के बारे में बात करते हैं सितंबर 1932 में। चलिए यहाँ पर बात करते हैं सितंबर 1932 की बात है यहाँ पर देखिए, और हम यहाँ पर सितंबर 1932 की बात करेंगे कि सितंबर 1932 में क्या किया गया। तो बात करते हैं कि जो सितंबर 1932 में क्या हुआ कि पूना पैक्ट की दो शर्तें लागू की गई। तो पूना पैक्ट की दो शर्तें लागू की गई, वो कौन सी ऐसी दो शर्तें की थी जो पूना पैक्ट में लागू की गई। तो यहाँ पर देखिए जो अंबेडकर हैं, चलिए देखिए लिखना स्टार्ट करिए कि अंबेडकर द्वारा क्या किया गया, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को वापस लेना। यहाँ पर देखिए जो दलितों के लिए क्या वापस लिया गया कि अंबेडकर द्वारा क्या वापस लिया गया कि दलितों के लिए, जितने भी दलित लोग हैं उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को वापस लेना। ठीक है, एक तो ये पूना पैक्ट की शर्त है। फिर यहाँ पर अब हम जो दूसरी शर्त है पूना पैक्ट की, किस तरीके से यहाँ पर देखिए अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की वापस ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरा है, ये आपकी पहली शर्त है। दूसरी शर्त को देखिए, यहाँ पर देखिए दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना। आप देखिए वहां पर जो दलित वर्ग जो थे उनको प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में उनको आरक्षण भी दिया जाने लगा। सो आपके यहाँ पर देखिए, ये देखिए आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका समाप्त हो चुका है, और इन दोनों प्रश्नों को आप लोग कॉपी में नोट बनाकर लिख लें। सो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर अपना मेरा नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि जो प्रथम विश्व युद्ध है, अब प्रथम विश्व युद्ध जो था उसका समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, हमें इसके बारे में बताना पड़ेगा, और मैं इसका जो आंसर है थोड़ा विस्तार रूप से आप लोगों को समझाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपकी जो प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व जो आपकी जो अर्थव्यवस्था है उस पर क्या क्या प्रभाव पड़े, और उन प्रभावों के बारे में हमें यहाँ पर समझाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम समझाते हैं कि जो आपका प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ, समझते हैं। आप लोग पहले समझिए यहाँ पर, ठीक है, कि जो आपका जो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ, अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या हुआ कि जो भारतीय लोग जो थे, जो भारतीय समाज के लोग जो थे, उन पर समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है ना। प्रश्न को पहले सही से पढ़ लिया करो, ठीक है स्टूडेंट्स, प्रश्न को पहले सही से पढ़ लिया करो कि जो प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा। अब हम इसके प्रभावों के बारे में बात करेंगे, और बिल्कुल भी स्टूडेंट्स आप लोग घबराएं नहीं, क्योंकि क्लास जो है थोड़ा स्टूडेंट्स लॉन्ग टाइम में जाएगी, क्योंकि आप लोगों के लिए फायदा है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं ताकि आप लोग बोर्ड में अच्छे अंक ला सकें, और कहीं ना कहीं आप लोग स्टूडेंट्स इन प्रश्नों को पढ़कर आप लोग एक अच्छे अंक ला सकें, और मेरी यही कामना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो चलिए हम यहाँ पर और आगे बात करते हैं। अब हम इसके उन प्रभावों के बारे में बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। तो कौन कौन से ऐसे प्रभाव हैं जो भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़े, तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए उसके बारे में बात करना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, हेडिंग नहीं डालेंगे, नंबर 1 डालेंगे यहाँ पर, और लिखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे कि अब यहाँ पर नंबर 1 डालेंगे। क्या नंबर 1 डालेंगे कि इस विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। जो ये एक विश्व युद्ध जो था, जो प्रथम विश्व युद्ध जो था, इसने क्या आर्थिक स्थिति प्रदान की। तो जो प्रथम विश्व युद्ध जो था इसमें क्या किया गया कि जो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा की गई। अब चलिए देखिए नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब नंबर 2 की ओर बात करते हैं। नंबर 2 की ओर बात करते हैं। अब देखिए नंबर 2 में क्या हुआ कि इसके कारण अब जो रक्षा व्यय है, रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या हुआ कि जो आपका रक्षा व्यय है, तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा भी देखने को मिला, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो रक्षा व्यय में भारी इजाफा भी देखने को मिला, और इतना आप लोग समझिए कि जो आपका रक्षा व्यय में भारी इजाफा भी देखने को मिला। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 3 जो है, इसका नंबर 3 हेडिंग कैसे आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। तो नंबर 3 हेडिंग में क्या लिखेंगे आप लोग समझिए कि नंबर 3 में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स लिखेंगे कि जो इस खर्चे, ऐसा आप लोगों को भी लिखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा आप लोगों को भी लिखना पड़ेगा। नंबर 3 हेडिंग डालेंगे, इस तरीके से आप लोगों को भी लिखना पड़ेगा। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि जो इस खर्चे की भरपाई के लिए, इस खर्चे की भरपाई के लिए क्या लिया गया, तो युद्ध के नाम पर, युद्ध का नाम पर कर्जे लिए गए। देखिए यहाँ पर समझिए कि इस खर्चे की भरपाई के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, और साथ में यहाँ पर लिए और करों में वृद्धि की गई। ठीक है, लिए और करों में वृद्धि की गई। नंबर 3 को समझिए कि क्या हुआ कि जब प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ तो उसमें क्या हुआ कि इस खर्चे की भरपाई के लिए क्या लिया गया, तो युद्ध के नाम पर, युद्ध के नाम पर देखिए यहाँ पर कर्जे लिए जा रहे हैं और करों में भी वृद्धि की गई। ठीक है, उनके करों में भी वृद्धि की गई। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। अब यहाँ पर देखिए जो सीमा शुल्क है वो भी देखिए बढ़ा दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया गया, और साथ ही साथ में जो आयकर है, नंबर 4 को देखिए, नंबर 4 को समझिए, जो आपका जो सीमा शुल्क है, सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया। यहाँ पर देखिए, आप देखिए सीमा शुल्क को, स्टूडेंट समझिए यहाँ पर मेरी बात को, जो सीमा शुल्क है, सीमा शुल्क को यहाँ पर देखिए बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। यहाँ पर देखिए आयकर को शुरू किया गया। तो इन प्रश्नों को नोट करिए और नंबर 4 यहाँ पर डालिए, नंबर 4 डालिए, और जब तक के लिए हम नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 5 में देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है कि जो गांवों में क्या हुआ कि नंबर 5 को लिखे कि स्टूडेंट्स नंबर 5 को लिखे कि गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। सिपाही लोग जो थे उनको गांवों में कैसे भर्ती किया गया, तो जितने भी गांवों में जो सिपाही लोग जो थे उनको जबरन भर्ती किया गया, और जिसके कारण क्या हुआ कि जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। अब जब उनको जबरन भर्ती जब किया गया तो उससे क्या होता है, ग्रामीण में जितने भी लोग थे उन पर गुस्सा भी फूटा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखिए यहाँ पर और आगे बात कर लेते हैं। फिर देखिए नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। नंबर 6 हेडिंग डालेंगे और नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर नंबर 6 के बारे में बात करेंगे कि जो 1918 से 1919 और साथ ही साथ में 1920 से 1921 में क्या हुआ कि जो देश के सारे हिस्सों की जो फसलें हैं वो खराब हो गई। ये 1919 और 1920 की बात है, जिस समय देश की जितनी भी सारी जो फसलें जो थी वो सारी की सारी फसलें खराब हो गई, और जिसके कारण क्या हुआ कि जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हुआ। उसमें जो खाद्य पदार्थ जो थे उन पर भारी अभाव भी पैदा हुआ। तो इसलिए यहाँ पर अब तक आपका जो प्रश्न था कि जो प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके हमने 6 महत्वपूर्ण हेडिंगों के बारे में बात की। ठीक है, सो आप लोग इनको नोट करिए, और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इन प्रश्नों को नोट भी कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथ ही साथ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न और सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस क्लास में आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। पहले तो आप लोग देख लीजिए कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न अभी आपके चल रहे हैं, और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बाद हम स्टार्ट करेंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न अभी आपके चल रहे हैं। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। सोचिए यहाँ पर प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है। सॉरी यहाँ पर अब आपके जो स्टार्ट हो गए प्रश्न, कौन से बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट हो गए। सबसे पहले हम यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में ही बात कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न आ गए हैं, तो सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को ही देख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न आते रहेंगे हम उन प्रश्नों के बारे में बात करते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, ये प्रश्न नंबर देखिए हमसे क्या कह रहा है। इस प्रश्न को पहले आप लोग समझिए कि ये जो प्रश्न है, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमसे। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है।
पढ़िए, प्रश्न को पहले पढ़िए, टाइम ज़्यादा हो जाए बेशक, लेकिन प्रश्न को पढ़ते रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रश्न को पढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी जो बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है वो बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। चलिए प्रश्न क्या कह रहे हैं कि जो महात्मा गांधी हैं, चलिए बात करते हैं कि जो महात्मा गांधी हैं वो दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। जो महात्मा गांधी जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे, इसका हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि जो महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे, और इसका हमें यहाँ पर आंसर बताना है। सो यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 आंसर आपको दिए गए हैं, जिसमें से आप लोगों को क्या करना है कि जो राइट आंसर है, जो बिल्कुल भी आपको जो बिल्कुल सही लगे उस पर आप लोगों को टिक लगाना है। नंबर 1 पर दिया गया 1914 दिया, देखिए नंबर 1 क्या दिया है 1914, नंबर बी क्या दिया है 1915, नंबर सी क्या दिया है 1918, और नंबर डी क्या दिया है 1919। ये देखिए आपके यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सो देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों में क्या होता है, अब हम आपके बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट करेंगे। सो देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों में क्या होता है कि आपके सामने स्टूडेंट्स आंसर रखा जाता है। आप इन चारों में से आपके सामने आंसर रखा है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता है कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सो चलिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा नंबर बी जो आपका दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर बी जो दिया है, बी में क्या लिखा है कि 1915। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे, तो महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे, तो जो महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से वापस 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे, इतना समझिए। फिर देखिए और आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर जो सेकंड है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझिए बात को मेरी पहले। जो आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मैं आंसर बताना है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ तो उसमें जो महात्मा गांधी ने नमक को क्यों इतना महत्व दिया। ठीक है, इसका मैं यहाँ पर आंसर बताना है कि जो नमक, अब देखिए नंबर ए देखिए क्या कह रहा है, नंबर ए को समझिए कि जो नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, क्या ये सही है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को ही अत्यधिक महत्व क्यों दिया। सो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमसे बात हो रही है कि जो नमक का प्रयोग कौन करते थे, कि जो नमक का प्रयोग जो था वो अमीर गरीब सभी करते थे, क्या यह सही है। फिर देखिए नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, कि जो यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, नमक जो था इसका नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, क्या यह सही है। कि इसमें से ये सही है, बी नंबर सही है कि यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, कि सी नंबर सही है कि नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, कि नंबर डी सही है, उपयुक्त में से सभी। सो अब देखिए इसमें से कई छात्र बेशक घबरा गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए अमीर गरीब हैं, तो नमक का जो प्रयोग है वो अमीर गरीब सभी करते हैं। ठीक है, तो इसमें बेशक बात हो जो नंबर 1 जो है आपका वो सही रहेगा, नंबर 1 को सही कर लीजिएगा। ठीक है, सही रहेगा स्टूडेंट, समझिए नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ए जो है आपका सही रहेगा, नंबर 1 पर टिक कर लीजिए, नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 1 क्या कह रहा है कि जो नमक का जो प्रयोग है, नमक का प्रयोग कौन करते थे, को नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पर नमक का प्रयोग अमीर गरीब गरीब सभी करते थे, लिख लीजिए। नंबर 1 इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 देखिए हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर जो 3 है वो देखिए हमसे क्या कह रहा है कि जो महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया।
प्रश्न नंबर 3 हमसे कह रहा है कि जो महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया। अब देखिए नंबर ए दे रहा है आपका 1919, नंबर बी दे रहा है 1920, नंबर सी दे रहा है 1923 और नंबर डी दे रहा है 1922। ये देखिए आपके सामने 4 आंसर रखे हैं और बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया। तो यहाँ पर देखिए नंबर ए आपका दिया गया 1919 और नंबर बी दिया आपका 1920 और नंबर सी दिया है आपका 1923 और नंबर डी दिया आपका 1922। ये देखिए आपका प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया, तो इसका जो नंबर बी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ किया। अब देखिए यहाँ पर देखिए और आगे बात कर लेते हैं। जो आपका प्रश्न नंबर जो 4 रहेगा, प्रश्न नंबर जो आपका 4 रहेगा वो देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 जो रहेगा वो कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ किया गया। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी ने, अब देखिए इसका जो महात्मा गांधी ने इस प्रश्न को पहले देखिए, प्रश्न नंबर 3 देखिए पहले कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पर देखिए असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में आरंभ किया। ठीक है स्टूडेंट्स, कि महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में आरंभ किया। अब इसके बाद है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है। आप चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखिए। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब चलाया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब चलाया गया, प्रश्न नंबर 4 रहेगा ये आपका कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब चलाया गया। तो ये हमें इसका आंसर बताना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कब चलाया गया, तो नंबर ए ऑप्शन दिया 1920 और नंबर बी ऑप्शन दिया आपका 1927 और नंबर सी ऑप्शन दिया आपका 1930 और नंबर डी ऑप्शन दिया आपका 1935। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर जो है, सी नंबर को सही कर लीजिएगा, 1930 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है वो कब किया गया। कहने का मतलब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब चलाया गया, ये शुरुआत कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वो सब आपके समझने पर जाता है, आप किस तरीके से समझ सकते हैं। हम प्रश्न को समझा रहे हैं, आप लोग किस तरीके से समझ सकते हैं, आप लोगों को उसी तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब चलाया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 में चलाया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर जो आपका नेक्स्ट रहेगा। अब यहाँ पर देखिए हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रश्न अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए क्या करें मेरा। ठीक है, अब देखिए करो या मरो का नारा दिया था किसने, बहुत सरल है। आप लोग इसका आंसर बहुत ही सरल मात्रा में दे सकते हैं, बहुत ही सरल है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। लेकिन कई छात्र हैं जो इसका आंसर गलत भी कर सकते हैं। ठीक है, कई छात्र ऐसे हैं जो इसका आंसर गलत भी कर सकते हैं। सो इसीलिए कुछ छात्रों को यहाँ पर देखिए, कई छात्र जो ऐसे हैं जो इसका आंसर गलत कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग समझ सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस हैं कि महात्मा गांधी हैं, तो इन दोनों में एक कंफ्यूजन बना रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। कई छात्र आंसर दे सकते हैं, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस लगाएंगे और कई छात्र इसका आंसर महात्मा गांधी लगाएंगे। तो इसमें क्या, ये थोड़ा कंफ्यूजन प्रश्न है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अक्सर ये जो प्रश्न है बोर्ड में इसीलिए पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है बोर्ड में ये प्रश्न, क्योंकि कई छात्र इसका आंसर गलत कर देते हैं। वो सोचते हैं कि सुभाष चंद्र बोस होगा कि महात्मा गांधी होगा, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो ये अब बहुत से लोग सोचते हैं कि कौन सा इसमें सही किया है। सो चलिए इसका आंसर हम आप लोगों को बताते हैं कि जो महात्मा गांधी जो हैं, तो महात्मा गांधी ने ही करो या मरो का नारा दिया था। तो नंबर जो है आपका सही हो जाएगा, सॉरी नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने ही करो या मरो का नारा दिया था। तो याद रखना स्टूडेंट्स, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस को मत लगा देना, ये गलत है। ठीक है, ये गलत हो जाएंगे तीनों, सुभाष चंद्र बोस को मत लगा देना, महात्मा गांधी को ही याद रखना। ठीक है, तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने ही दिया था।
फिर देखिए यहाँ पर हमसे एक गीत पूछा जाएगा और हमें उसके लेखक का नाम बताना पड़ेगा कि जो वंदे मातरम गीत है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। या फिर कह सकते हैं कि जो वंदे मातरम गीत किसने लिखा, और या फिर वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया। जैसे आप लोग समझना चाहें वैसे समझ लीजिए। ठीक है, कि जो वंदे मातरम गीत जो है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था। तो चलिए यहाँ पर देखिए वंदे मातरम जो गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया। तो नंबर ए ऑप्शन दिया आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर नंबर बी ऑप्शन दिया रविंद्रनाथ टैगोर। नंबर बी सी ऑप्शन दिया अभिनेन्द्रनाथ टैगोर। और नंबर डी ऑप्शन दिया महात्मा गांधी द्वारा। सो देखिए ये भी देखिए प्रश्न कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है कई छात्रों से गलत भी हो जाता है। नंबर ए ऑप्शन दिया बंकिम चंद्र चटर्जी, और नंबर बी ऑप्शन दिया आपका रविंद्रनाथ टैगोर। नंबर बी सी ऑप्शन दिया अभिनेन्द्रनाथ टैगोर, फिर महात्मा गांधी। सो बेसिकली ये जो प्रश्न है कई छात्रों से गलत भी हो जाता है कि जो वंदे मातरम जो गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया। लेकिन यहाँ पर देखिए कई छात्र क्या करते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर को सही करते हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को सही करते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, रविंद्रनाथ टैगोर को बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ये स्टूडेंट्स पूरा गलत हो जाएगा अगर आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर को लगा देंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं लगाना है। जो आपका यहाँ दिया है नंबर ए, देखिए क्या लिखा ऊपर, नंबर ए ऊपर देखिए क्या लिखा, नंबर ए लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसको सही करना पड़ेगा। नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपका स्टूडेंट सही हो जाएगा। कि जो वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया। तो वंदे मातरम गीत जो है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया। अब चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहे हैं मेरा। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं कि जो असहयोग आंदोलन जो है, अब देखिए सॉरी पेज थोड़ा वैसा हो गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बात करते हैं कि जो असहयोग आंदोलन जो है, अब देखिए असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जो ये भी देखिए कंफ्यूजन प्रश्न है। सारे के सारे वो प्रश्न लाए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि बोर्ड में उस तरह के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं जिनमें कंफ्यूजन होता है। जिस तरीके से हमने एक प्रश्न में बात की, जैसे ये आप लोग प्रश्न देखिए, थोड़ा बैक करते हैं। ठीक है, आप लोगों को हम थोड़ा बैक ले चलते हैं, आप लोगों को थोड़ा बैक ले चलते हैं और यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो करो या मरो का जो नारा है। देखिए अभी पर बात करते हैं कि जो करो या मरो का जो नारा है, देखिए इसमें आप लोग कंफ्यूजन प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को लगाएं कि महात्मा गांधी को लगाएं। तो इस तरीके से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं कि जिनमें दो आप लोगों को लगेगा कि नहीं ये सही है, नहीं ये सही है, सो आप लोग क्या करते हैं उसका आंसर गलत कर देते हैं। तो इसलिए एग्जामिनर इसी तरीके से ऐसे ही प्रश्नों को बोर्ड में रखता है जो आप लोगों के सामने, जिनमें आप लोगों को लगे कि ये कंफ्यूजन मुझे लग रहा है, आप लोगों को लगे कि ये प्रश्न मुझे याद नहीं हो रहा है, मुझे इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। सो आप लोग ये समझ लीजिए कि वो स्टूडेंट्स प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उस प्रश्न के बोर्ड में आने की संभावनाएं हैं। सो उन प्रश्नों को मत छोड़िए जो प्रश्न आप लोगों को लगे कि ये प्रश्न कंफ्यूजन है, इसमें हम ये याद नहीं कर सकते हैं, कि ये मुझे याद नहीं हो रहा है। तो वो प्रश्न क्या होते हैं, स्टूडेंट्स बोर्ड में आने की सारी की सारी संभावनाएं होती हैं उन प्रश्नों को। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को गलती से भी ठीक है स्टूडेंट छोड़िए मत, उनको जरूर याद करिए। तो चलिए हम कहाँ पर बात कर रहे थे वहां पर आ जाए। ये हमने आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात बताई। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि जो असहयोग आंदोलन जो है, ठीक है, असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो अब हम असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका दिया है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन दिया है, फिर आपका दिया रॉलेट एक्ट दिया है, फिर आपका दिया है प्रथम विश्व युद्ध, फिर दिया आपका द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 रहेगा कि जो असहयोग आंदोलन जो था, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये देखिए प्रश्न है और हम यहाँ पर बात करेंगे जो असहयोग आंदोलन जो था और उसका मुख्य कारण क्या था। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। नंबर ए ऑप्शन दिया आपका रॉलेट एक्ट, नंबर बी ऑप्शन दिया आपका खिलाफत आंदोलन, नंबर बी क्या दिया है खिलाफत आंदोलन, नंबर सी क्या दिया है प्रथम विश्व युद्ध,
नंबर डी क्या दिया है, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, तो फाइनली इसका जो आंसर हो जाएगा नंबर डी आपका जो दिया है, नंबर डी, नंबर बी देखिए, सॉरी मैंने नंबर डी कह दिया, नंबर बी सही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर बी देखिए क्या करेगी, जो खिलाफत आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन को आप लोग सही कर लीजिएगा, खिलाफत आंदोलन आप लोगों का सही हो जाएगा। इसको इसको सही कर लीजिए, खिलाफत आंदोलन आप लोगों का सही हो जाएगा। कि जो असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण क्या था, तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण ही था खिलाफत आंदोलन। चलिए अब प्रश्न नंबर 8 की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 को देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखिए मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं कि जो भारत आने पर, ठीक है स्टूडेंट्स, भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया। जब महात्मा गांधी जब भारत आए, और महात्मा गांधी ने भारत आकर सबसे पहला जो उनका सत्याग्रह जो आंदोलन था, वो उन्होंने अपना सबसे पहला जो उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन कौन सा प्रारंभ किया, तो हमें उसका आंसर यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए नंबर ए दिया है, बारडोली सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, कि खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, कि अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। सो अब हम इसका आंसर बता नहीं सकते कौन सा आंसर है, और अगर के प्रश्न आपके बोर्ड में भी अगर पूछ लिया जाए तो आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा कि जो महात्मा गांधी जब भारत आए, तो महात्मा गांधी ने भारत आने पर सबसे पहले कौन सा सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। सो देखिए, सो बेसिकली इसका जो आंसर कौन सा रहेगा, तो इसमें जो आपका नंबर चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन नंबर सी जो आपका रहेगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन को सही कर लीजिएगा। तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन को सही कर लीजिए, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए इस पर टिक लगा लीजिए, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन आपका सही हो जाएगा। कि जो महात्मा गांधी जो थे वो जब घर आए, तो सॉरी घर नहीं, मतलब कि महात्मा गांधी जब भारत आने पर, मतलब उन्होंने भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा प्रारंभ किया, तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। तो थोड़ा बहुत रिवीजन करना है, रिवीजन भी कर लो जिन प्रश्नों के बारे में मैंने बताया। देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न करेगा असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, तो असहयोग आंदोलन जो था वो खिलाफत आंदोलन, सॉरी असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो खिलाफत आंदोलन था। फिर देखिए यहाँ पर हमने बात की जो वंदे मातरम गीत जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो वंदे मातरम गीत जो है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया। फिर हमने यहाँ पर बात की जो करो या मरो का जो नारा था वो किसने दिया, सो इसमें कई छात्र जो है वो भ्रमित हो जाते हैं और इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस लगा देते हैं, लेकिन आप लोगों को सुभाष चंद्र बोस को नहीं लगाना है, महात्मा गांधी को ही सही करना है। ठीक है, चलिए अब आप लोग बताएं कि जो दिल्ली चलो का जो नारा था, जो दिल्ली चलो का जो नारा था वो किसने दिया था, आप लोग मुझे कमेंट में करके बताएं। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, ये महात्मा गांधी ने दिया कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ठीक है, चलिए बताइए, और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप लोग मुझे अभी कमेंट में कर दें कि जो दिल्ली चलो का जो नारा था वो किसने दिया था। चलिए यहाँ पर बात करते हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में, और आपके स्क्रीन पर आ गए हैं अति लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, अति लघुत्तरी प्रश्न आ गए हैं जिसमें हमसे सबसे पहले देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, और अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आप देखिए सबसे पहले आप पर हम बात करेंगे अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और अति लघुत्तरी प्रश्नों में देखिए सबसे पहले हमसे देखिए प्रश्न जो मेरा सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है, सबसे पहला देखिए प्रश्न मेरा क्या है, सबसे पहला देखिए प्रश्न मेरा क्या है कि जो असहयोग आंदोलन जो है, ठीक है स्टूडेंट्स, जो असहयोग आंदोलन जो है, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ही क्यों चुना। ठीक है, ये प्रश्न देखिए हमसे इस तरीके से पूछ सकता है बोर्ड में कि जो
महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को ही क्यों चुना। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्यों चुना। और साथ ही साथ में अगर आप लोगों को, अब देखिए ये प्रश्न हमसे दो तरीके से पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, समझिए ये प्रश्न हमसे दो तरीके से पूछ सकता है। ये प्रश्न हमसे इस तरीके से पूछ सकता है कि जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ही क्यों चुना, इस तरीके से ये प्रश्न हमसे पूछ सकता है। या फिर ये प्रश्न हमसे इस तरीके से पूछ सकता है, ये देखिए या अथवा करके दिया गया कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक, गांधी जी की पुस्तक कौन सी है, तो हिंद स्वराज्य। हिंद स्वराज्य किसकी पुस्तक है, तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, तो हिंद स्वराज जो है ये स्टूडेंट्स ये गांधी जी की पुस्तक रहेगी। ठीक है, तो हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, तो हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे कि महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिए। तो गांधी जी ने अपनी पुस्तक जो हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए, तो हमें उन तर्कों के बारे में यहाँ पर समझाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसका आंसर के बारे में बात करते हैं कि जो इसका आंसर जो है हमें किस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसका यहाँ पर डालेंगे आंसर और लिखना स्टार्ट करेंगे इसका आंसर कि महात्मा गांधी ने, अब चलिए महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था। अब देखिए महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में क्या कहा था, तो महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था, क्या कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। देखिए समझिए यहाँ पर मेरी बात को, महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में क्या कहा था कि भारत में जो ब्रिटिश शासन जो है, ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या कहा अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कि जो भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। समझिए मेरी बात को, और यह जो शासन है इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। फिर देखिए और आगे बात करते हैं, अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी। तो ये महात्मा गांधी ने अपने पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था, है ना। सो हमने इस प्रश्न को थोड़ा जल्दी में पढ़ा दिया है, लेकिन आप लोग क्या करें कि इसको थोड़ा आराम से देखिए। और सो मेरा यही कामना है कि इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि हम सोचते हैं कि आपके साथ साथ आपके जो फ्रेंड है, दोस्त हैं, उनका लॉस ना हो, उनको लाभ ही लाभ हो, ताकि वो अच्छे अंक लाएं बोर्ड में। चलिए यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को मैं एक बार और समझाते हैं कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिए। तो महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में जो ब्रिटिश शासन जो है वो भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था, ठीक है। तो जो ब्रिटिश शासन जो है वो भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था, ठीक है। जो यह शासन जो था इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। फिर आगे देखिए बात करते हैं, तो यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। फिर देखिए अगर, है ना, अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश जो शासन है वो ढह जाएगा और स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी। तो चलिए इसे के साथ बढ़ते प्रश्न पर, जो मेरा नेक्स्ट है अति लघुत्तरी प्रश्न, जो मेरा नेक्स्ट अति लघुत्तरी प्रश्न है कि जो असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया, ठीक है। जो असहयोग आंदोलन जो है वो कब और क्यों वापस लिया। सब स्टूडेंट्स, मेरा ये वादा है कि अगर आप लोगों ने ये जो क्लास देख ली, सो अब बोर्ड में अगर कोई भी प्रश्न अगर पूछ लिया जाता है तो उसका आंसर आप लोग जरूर दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात की है। सो आप लोगों के लिए वेरी वेरी यूजफुल क्लास हो गई। तो चलिए अब हम बात करेंगे जो असहयोग आंदोलन को कब और क्यों आरंभ किया, क्यों वापस लिया गया। तो हमें उसका कारण बताने का असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो असहयोग आंदोलन जो है वो 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया। देखिए असहयोग आंदोलन जो है वो चौरी चौरा घटना के कारण वापस लिया गया। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं, अब यहाँ पर देखिए आपके, देखिए यहाँ पर थोड़ा बात कर लेते हैं जो आपका यहाँ पर देखिए
देखिए यहाँ पर थोड़ा बात कर लेते हैं, और पार्ट 1 जो था ये आपका, और आज की इस क्लास को हम इतना ही समाप्त करते हैं क्योंकि स्टूडेंट जो समय जो है ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो समय ज़्यादा हो चुका है, जिस तरीके से हम इसको पार्ट 2 में, चलिए स्टूडेंट्स आप लोग इसका पार्ट 2 का आप लोग इंतजार करिए। पार्ट 2 को जल्दी से देखिए, बिल्कुल हम उसको मिनिमम जल्दी जल्दी से ही इसको हम ला देंगे क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोगों के पास समय कम है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो आपके जो विस्तृत उत्तरी प्रश्न है, विस्तृत उत्तरी प्रश्न कितने रहेंगे, 3 महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे आपके। तो हम 3 महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात करेंगे, वो आपके विस्तृत उत्तरी प्रश्न होंगे जो आपके से बोर्ड में 6-6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सो स्टूडेंट्स आप लोग ऐसा करिएगा, जो मेरी पुरानी जो वीडियो है, जैसे हिंदी की क्लास हुई और हिंदी की सारी वीडियो को देख लीजिए। हिंदी की मिनिमम मेरी 55 वीडियो पड़ी हुई है, तो उन 55 वीडियो को जा करके देखिएगा। साथ ही साथ में मैंने कुछ वीडियो साइंस की भी अपलोड कर रखी है, तो उन वीडियो को भी जा करके देखिएगा। और मैंने कुछ सामाजिक विज्ञान की भी वीडियो डाली है। सोचिए आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आप लोग जल्दी से जल्दी पार्ट 2 का वेट करिए। और यहाँ पर हमने देखिए किन किन प्रश्नों के बारे में बात की। तो आज की इस क्लास में हमने कुछ ऐसे आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनके बारे में हमने बात की। सोच लिया यहाँ पर देखिए प्रश्न, देखिए हमने यहाँ पर देखिए किन किन प्रश्नों के बारे में बात की। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हमने बात की अति लघु बहुकिल्पी प्रश्नों के बारे में बात की। अब आपके यहाँ बहुकिल्पी प्रश्न आपके समाप्त हो चुके हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न आपके समाप्त हो चुके हैं, और लघुत्तरी प्रश्न आपके समाप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके बचे विस्तृत उत्तरी प्रश्न, इसको हम पार्ट 2 में सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 का आप लोग जल्दी से इंतजार करिए और जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।